Hello, welcome to everyone in my channel. Have a nice day. आज का टॉपिक है आरसीसी कॉलम बाय लिमिट स्टेट मेथड एज पर IS 456/2000 और इसका क्लाज है 39। तो कॉलम का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम। कॉलम कितने प्रकार के होते हैं। ये कॉलम जो है लोड के आधार पर है कि लोड किस तरह से अप्लाई किया लगाया गया है कॉलम के ऊपर। जैसे हम यहाँ पर ये 3 फिगर देख रहे हैं, इन 3 फिगर में ये कॉलम को दर्शा रहा है। ये कॉलम की चौड़ाई है, ये इसकी डेप्थ है और इसका ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। कॉलम जो लोड लगाया गया है वो कॉलम के ठीक सेंटर पर लगाया गया है। इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसी पर लगाया गया है, यानी इसके गुरुत्व केंद्र पर कार्य कर रहा है। तब ये जो कॉलम होता है वो एक्सियली लोडेड कॉलम कहलाता है। तो इस केस में जब ये ठीक बीचों बीच में लोड लगाया गया हो तब इसको एक्सियली लोडेड कॉलम कहते हैं। और इसके लिए एक प्रतिबंध होता है कि ई मिनिमम एसेंट्रिसिटी, आगे हम बताएंगे इसका फार्मूला क्या है। मिनिमम जो एसेंट्रिसिटी होती है इसकी वैल्यू अगर 0.05D से कम या बराबर हो तब तक हम इस कॉलम को एक्सियली लोडेड ही मानते हैं, या इस कॉलम को हम एक्सियली लोडेड कॉलम ही कहते हैं। यद्यपि इसमें कुछ अल्प मात्रा में एसेंट्रिसिटी होती है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी। तो जो ये एसेंट्रिसिटी है ये एक्सियली लोडेड की में ही अलाउड है कि इतनी एसेंट्रिसिटी तक के कॉलम को ही, क्योंकि एक्चुअल में कोई भी कॉलम एक्सियली लोडेड नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी संरचना में ये संभव नहीं है कि उसके सभी फाइबर बिल्कुल या इसकी अक्ष बिल्कुल सीधी हो। इसके जो क्रॉस सेक्शन है वो हर जगह पर एक ही जैसा हो, कहीं ना कहीं भिन्नता आ जाती है, उसी से एसेंट्रिसिटी आ जाती है। और एसेंट्रिसिटी को 100% रिमूव कर पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं होता। इसीलिए मिनिमम एसेंट्रिसिटी को अलाउ करते हुए इस कॉलम को हम इतनी एसेंट्रिसिटी तक के कॉलम को हम एक्सियली लोडेड कॉलम मान लेते हैं। वास्तव में आइडियल रूप में ये एक्सियली लोडेड कॉलम तो नहीं होता है। दूसरा कॉलम हमारा ये है कि जैसे ये इसकी मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, तो लोड हमारा इसके मध्य में न लगा करके किसी भी अक्ष की दिशा में हट करके लगा हो, या तो एक्स अक्ष की दिशा में हट करके लगा हो या वाई अक्ष की दिशा में हट कर लगा हो। यानी ये लोड एक्स अक्ष की डायरेक्शन में यहाँ पर भी हो सकता है, ये कॉलम से बाहर यहाँ पर भी लोड लगाया जा सकता है, यानी इस डायरेक्शन में कहीं भी लगाया जा सकता है। तो जब इस तरह से एक ही दिशा में जब लोड को विस्थापित किया गया हो या लोड हट करके लगा हो, यानी इतनी एसेंट्रिसिटी के, यानी एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जितनी दूरी पर इसके सेंटर से ये लोड लगता है उसी दूरी को हम EX या एसेंट्रिसिटी बोलते हैं एक्स डायरेक्शन में। इसी तरह से ये लोड यहाँ ना होकर के यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, तब हमको ये EY नापनी पड़ती, यानी ये Y डायरेक्शन में एसेंट्रिसिटी है, ये X डायरेक्शन में एसेंट्रिसिटी है। तो इन दो में से किसी एक डायरेक्शन में जब एसेंट्रिसिटी होती है तब इसको हम यूनी एक्सियल कॉलम कहते हैं। इसको कहते हैं यूनी एक्सियल कॉलम, यानी एक ही अक्ष की दिशा में एसेंट्रिसिटी है, दोनों दिशाओं में नहीं है। ऐसे कॉलम को हम यूनी एक्सियल कॉलम कहते हैं। और ये इस कॉलम के केस में जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है ये हमेशा 0.05D से अधिक पाई जाती है, तो इसमें भी अधिक होती है। तीसरा फिगर ये है कि इसमें जो लोड लगाया गया है वो इस डायरेक्शन में लगाया गया है, यानी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यानी ये आवश्यक नहीं है कि ये अक्ष पर ही स्थित हो, ना एक्स अक्ष पर और ना ही वाई अक्ष पर, ये इनके इन बिटवीन कहीं भी स्थित है। तो मान लीजिए इस जगह पर अगर लोड लगाया गया है तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसकी EX कहलाएगी, एसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन। और ये जो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, वो इसको EY कहलाएगी, यानी एसेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो इस तरह से इसमें दोनों दिशाओं में एसेंट्रिसिटी होती है, इसीलिए इसको हम बाई एक्सियल कॉलम कहते हैं। तो इस तरह से बाई एक्सियल कॉलम के केस में भी
ई मिनिमम की वैल्यू जो है 0.05 डी से अधिक होती है। और इसमें एक बात और ध्यान रखें कि ये दोनों ही डायरेक्शन में इसकी वैल्यू अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के कॉलम हैं। जो इसके बाद टाइप्स ऑफ कॉलम, ये सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर भी हम कॉलम को निम्न 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर इसका एक क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि ये 2 तरह के कॉलम होते हैं, एक शॉर्ट कॉलम होता है, दूसरा लॉन्ग कॉलम होता है। तो शॉर्ट कॉलम के लिए सिलेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है लेमडा, वो LEX यानी एक्स डायरेक्शन में या मेजर एक्सिस की डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ और बटे लेटरल डायमेंशन, तथा यह है हमारी वाई डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ बटे लीस्ट लेटरल डायमेंशन यानी बी। तो ये दोनों जो सिलेंडरनेस रेशियो हैं ये भी एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, यानी दोनों सिलेंडर रेशियो की वैल्यू हमारी 12 से कम होनी चाहिए। ऐसा कोड में उल्लेख किया गया है कि इसकी वैल्यू जो है 12 से कम होनी चाहिए, और अगर ये 12 से अधिक है तब ये हमारे लॉन्ग कॉलम कहलाते हैं। लॉन्ग कॉलम को ही हम सिलेंडर कॉलम भी कहते हैं। तो लॉन्ग, यहाँ पर एक बात बता दें कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह, यानी अगर हमारा ठीक बराबर हो तब इसे हम शॉर्ट कॉलम मानेंगे या लॉन्ग कॉलम मानेंगे। कोड की भाषा को आप भी देखें, लेकिन जो मैंने देखा है कोड में ऐसा बराबर का चिन्ह ना तो यहाँ यूज किया गया है शॉर्ट कॉलम की डेफिनीशन में और ना ही लॉन्ग कॉलम की डेफिनीशन में यूज किया गया है। लेकिन कई राइटर्स के द्वारा शॉर्ट कॉलम के केस में लेस देन और इक्वल टू मान लिया गया है। तो हम भी इसी को ही मान लेते हैं कि अगर ठीक 12 है अथवा 12 से कम है, उस केस में ये कॉलम जो है शॉर्ट कॉलम कहलाएगा, और 12 से अधिक होने पर ये कॉलम लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गया सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर। अब इसके बाद देखिए कॉलम में के डिज़ाइन में या कंप्रेशन मेंबर के डिज़ाइन में कुछ एजम्पशंस माने गए हैं, और ये लिमिट स्टेट मेथड के एजम्पशंस हैं। लिमिट स्टेट मेथड में ये एजम्पशंस माने गए हैं। एजम्पशंस को ध्यान से देखें। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस की जो वैल्यू है किसी भी कॉलम के लिए, किसी भी कंप्रेशन मेंबर के लिए, ये 0.67 FCK के बराबर मानी गई है कोड के द्वारा। डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है या डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसकी जो वैल्यू है बस इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग लगाइए 0.67 FCK बटे 1.5। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 0.446 FCK के बराबर प्राप्त होता है। इसका मतलब डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसकी 0.446 FCK के बराबर होती है। कॉलम में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये हमेशा 0 ली जाती है, इसे कतई गणना में शामिल नहीं। यद्यपि आंशिक रूप से अल्प मात्रा में तनन सामर्थ्य होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन कैलकुलेशन में हम उसे 0 ही मान करके चलते हैं। चौथा एजम्पशन है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन एक्सियल कंप्रेशन। जो हमारा एक्सियल कॉलम है, यानी जब एक्सियली लोडेड कॉलम जो हो गए उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 ही ली जाती है, इससे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं मानी जाती है अगर हमारा एक्सियली लोडेड कॉलम है तो। इसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेन में न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन द सेक्शन। दूसरे बाकी जो ये सेकंड अगला केस है ये उसके लिए है कि जब हमारा कॉलम एक्सियली लोडेड नहीं है, तो एक्सियली लोडेड ना होने के बाद उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस प्राप्त होती है, अगर वो न्यूट्रल एक्सिस हमारी सेक्शन के अंदर ही है, विद इन द सेक्शन, अथवा और एट द एज ऑफ द सेक्शन, अथवा सेक्शन के किनारे पर है, तो उस केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है वो 0.0035 के बराबर ली जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट केस है मैक्सिमम स्ट्रेन व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज आउटसाइड द सेक्शन। जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन के बाहर स्थित हो, उस केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है
वो 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स द स्ट्रेन एट द लीस्ट कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर, मतलब जिस सिरे पर सबसे कम स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है उस सिरे पर जो स्ट्रेन है उस स्ट्रेन का 0.75 गुना जो है हम 0.0035 में से घटा देते हैं, और इस तरह से घटाने से जो स्ट्रेन प्राप्त होती है वही हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन होती है जिस सिरे पर अधिकतम स्ट्रेन उत्पन्न हुई है। इसके जो हमारे ये एजम्पशंस के ये पॉइंट हैं 4, 5 और 6, इसको हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ देख लें, इस फिगर में ये तो कॉलम का एक क्रॉस सेक्शन दर्शाया गया है और इसमें ये कॉलम का रेनफोर्समेंट है, केवल 2 फेस में रेनफोर्समेंट है। इसकी जो छोटी भुजा है ये स्मॉल बी से रिप्रेजेंट की गई है, बड़ी भुजा जो है कैपिटल डी से रिप्रेजेंट की गई है। जब एक्चुअली लोडेड कॉलम होता है तो इसके मिडिल में लोड होगा, और मिडिल में लोड होने पर बताया गया था कि मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 होती है, और समान रूप से होती है, जितनी यहाँ पर होगी उतनी ही स्ट्रेन यहाँ पर होगी। तो ये इसमें रेक्टेंगुलर हमारा स्ट्रेन डायग्राम बनेगा हमारा, ये स्ट्रेन डायग्राम है, और इसकी वैल्यू जो है ये शेप रेक्टेंगुलर होगी, और इसमें स्ट्रेन की वैल्यू दोनों सिरों पर बराबर होगी, और वो होगी 0.002 के बराबर। इसका जो 5th पॉइंट था कि जिसमें ये था कि न्यूट्रल एक्सिस लाइज विद इन दी सेक्शन। अब जब इसमें न्यूट्रल एक्सिस हमारे यहाँ पर लाई कर रही है तो न्यूट्रल एक्सिस के एक सिरे पर कंप्रेशन होगा, न्यूट्रल एक्सिस के दूसरे सिरे पर टेंशन होता है। क्योंकि इस कॉलम में ये लोड हमारा मिडिल में नहीं लगा हुआ है, ये किसी भी एक डायरेक्शन में हट कर के लगा हुआ है, और एक डायरेक्शन में हट कर के लगने की वजह से इस पर एक मूवमेंट भी कार्य करने लगता है, और मूवमेंट के कारण कॉलम बेंड होता है। तो यहाँ पर बेंडिंग थ्योरी के हिसाब से ही ये फिगर बनाया गया है। जब कोई भी सेक्शन हमारा बेंड करता है तो बेंड करने में एक न्यूट्रल एक्सिस बीच में प्राप्त होती है। न्यूट्रल एक्सिस के एक सिरे पर कंप्रेशन और दूसरे सिरे पर टेंशन स्ट्रेस डेवलप होते हैं। ये हम बीम के केस में पढ़ चुके हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पर जब बीच में कहीं पर भी हो, उस केस में ये कहा गया है कि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है वो 0.0035 के बराबर ली जाती है। यानी इतनी स्ट्रेन हम कैलकुलेशन में सम्मिलित करते हैं, यानी मैक्सिमम स्ट्रेन इतनी मानते हैं। अच्छा, विद इन द सेक्शन हो, अथवा ये कहा गया है कि यही पॉइंट हमारा किनारे पर आ जाए। मान लीजिए ये हमारा जो पॉइंट था ये खिसक करके ये यहाँ पर आ गया, न्यूट्रल एक्सिस खिसक के यहाँ अगर आ जाती है यानी यहाँ पर पहुँच जाती है, तो इस पॉइंट पर स्ट्रेन हमारी 0 हो जाएगी, और इस सिरे पर स्ट्रेन हमारी वही 0.0035। तो मैक्सिमम स्ट्रेन वही रहेगी और 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सिरे पर होने पर भी इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेन इतनी होती है, और बीच में न्यूट्रल एक्सिस अगर सेक्शन के अंदर है तब भी हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू यही ली जाती है। इसके बाद लास्ट केस था। उस केस में क्या था कि न्यूट्रल एक्सिस लाइज आउटसाइड दी सेक्शन। हमारा सेक्शन केवल इतना चौड़ा है, तो सेक्शन जब इतना चौड़ा है तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सेक्शन हुआ, और इसका न्यूट्रल एक्सिस इसके बाहर स्थित है। तो न्यूट्रल एक्सिस बाहर स्थित है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक ही डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा या जो स्ट्रेन होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेन ही डेवलप होगी इसमें। इसके इधर टेंसाइल होगा, चूँकि यहाँ तो कोई सेक्शन है नहीं, तो केवल इसी में कंप्रेशन, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन यहाँ पर डेवलप होगी। इस सिरे पर भी कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगी, यानी दोनों सिरों पर कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होती है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इस केस में कितनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम, ये तो हमारा एक्चुअल डायग्राम है जो कि डार्क लाइन से शो किया गया है। तो एक्चुअल स्ट्रेन हमारी इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की दूरी के बराबर हुई। अब हम इस दूरी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए इस फिगर को हम इसी फिगर के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। तो ये हम जब फिगर ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पर 0 से लेकर के पढ़ते हुए, और ये ई मैक्सिमम यानी ये वैल्यू कितनी है 0.0035। तो 0.0035 ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक की। ये हमने डायग्राम बना दिया इस फिगर को इसके ऊपर, जिसमें केवल इस लाइन को हमने डॉटेड लाइन बना दिया है। तो ये लाइन हमने
जो ये फिगर उतारा है ये डॉटेड लाइन से बना दिया है, और जो एक्चुअल इसका फिगर है ये हमारा डार्क लाइन से है। अब यहाँ से हमको यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू तो मालूम है 0.0035, हमको ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यानी हम इस पूरे में से केवल इतना घटा दें तो हमको ये वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये तो ये हमारी वैल्यू है ही, ये वैल्यू किसके बराबर हुई, तो ये दूरी हम मान लेते हैं ई डैश है। सपोज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ई डैश, और यहाँ पर जो स्ट्रेन है ये मिनिमम स्ट्रेन है जो इस सिरे पर उत्पन्न होगी। मिनिमम स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं ई मिनिमम। तो ये हम दोनों ट्रायंगल कंपेयर कर लेते हैं हमने, ये हमारे दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए। जब ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, इसमें ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, ये हमारा फलक्रम हो गया। जो फलक्रम की दूरी होती है वो 3/7 डी के बराबर होती है, यानी ये फलक्रम कहाँ प्राप्त होता है, इस सिरे से 3/7 डी की दूरी पर प्राप्त होता है, यानी डी हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो ये 3/7 डी यहाँ ये दूरी हुई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4/7 डी हो जाएगी। तो ये 4/7 डी है, ये 3/7 डी है, यानी ये दोनों दूरियाँ हमको मालूम है, ये वाली, और ये दूरी जो है हमको ज्ञात करनी है, ये हमको ज्ञात है ई मिनिमम, यहाँ पर जो भी ज्ञात होगा। अब यहाँ पर देखिए ई मिनिमम ये ज्ञात है, इसी को हम सिमिलर ट्रायंगल को की भुजाओं का रेशियो बराबर करते हैं। इसमें देखिए ई डैश बटे ई मिनिमम, यानी ये दोनों स्ट्रेन का रेशियो हमने निकाल लिया, बराबर इसकी ये दूरी यानी इंक्लाइन डिस्टेंस और या क्षैतिज डिस्टेंस का रेशियो, जो दूरी है इसका रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा। तो रेशियो के लिए हम ये इन दोनों दूरियों का रेशियो ले लेते हैं। तो ये रेशियो हो गया 3/7 डी बटे 4/7 डी। तो यहाँ से डी से डी कट गया, 7 से 7 कट गया, 3/4 बचा केवल। 3/4 को 0.75 हम लिख सकते हैं। तो ई डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई 0.75 इंटू ई मिनिमम। ई मिनिमम क्या है, स्ट्रेन एट द लीस्ट स्ट्रेन, मिनिमम स्ट्रेन। अब जरा इस सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे तो वहीं पर मीनिंग क्लियर हो जाएगी। मैक्सिमम स्ट्रेन व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज आउटसाइड द सेक्शन किसके बराबर होती है, 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स, अभी वहाँ आया था 0.75 आ गया था, इतना मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्रेन एट द लीस्ट कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर, जिस सिरे पर मतलब अंतिम सिरे पर जहाँ सबसे कम स्ट्रेन डेवलप हुई है उस स्ट्रेन की वैल्यू यानी ई मिनिमम का ही 0.75 जो है। तो इस तरह से हम ये स्ट्रेन इस सिरे पर मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू इस केस में निकाल लेते हैं, जबकि न्यूट्रल एक्सिस हमारा सेक्शन के बाहर स्थित हो। तो ये तो हो गया मैक्सिमम स्ट्रेन या एजम्पशंस के बारे में है कि लिमिट स्टेट मेथड द्वारा जो इसके फार्मूले ड्राइव किए गए हैं कोड में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए, उसमें इन्हीं एजम्पशंस का प्रयोग करके सॉल्व किया गया। तो ये इनका बेस है, तो बेसिक रूल्स हैं केवल। अब आइए अगला पॉइंट है हमारा मिनिमम एसेंट्रिसिटी का ऊपर उल्लेख किया था ई मिनिमम, इसे क्लास 25.4 में दिया गया है इस कोड में। तो इसके लिए हम इस 25.4 कोड को कंसल्ट कर सकते हैं। इस कोड में स्पष्ट लिखा है कि ई मिनिमम इज इक्वल टू L/500 प्लस D/30। इसमें L है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम और D है लेटरल डायमेंशन कंसीडर्ड, मतलब जिस अक्ष के अबाउट हमने इसकी गणना कर रहे हैं उसी अक्ष के अबाउट जो है लेटरल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये L अनसपोर्टेड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो L इज द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। ध्यान रखें कि अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम जो है कभी भी L इफेक्टिव के बराबर नहीं होती। L इफेक्टिव ऑफ द कॉलम एक्चुअली किसके बराबर होता है, ऐसे देख लें, ये कॉलम बना हुआ है कोई, ये बीम से ऊपर कनेक्ट है, नीचे फ्लोर है, ये फर्श है, ऊपर ये बीम है और बीम के ऊपर फिर जो है ये स्लैब पड़ी हुई है। तो ये बीम से जहाँ कनेक्ट हो रहा है ये, और इधर फ्लोर का जो ये लेवल है, ये लेंथ जो है अनसपोर्टेड लेंथ
ऑफ द कॉलम कहलाती है। यानी जो कॉलम हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वो लंबाई, स्वतंत्र लंबाई जो होती है, ये इसकी अनसपोर्टेड लेंथ होती है। तो यहाँ पर ये अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम है बटे 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बटे 30। ये हमारा ई मिनिमम इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए एक रूल और दिया गया है कि इस फार्मूले से जो भी ई मिनिमम ज्ञात होगा हम पहले उसको ज्ञात करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 20 mm से कम आती है तो कोड ने ये प्रतिबंध लगाया है कि ई मिनिमम का मान 20 mm से कम नहीं हो सकता। तब हमको जो ई मिनिमम की वैल्यू है वो 20 mm ही लेनी पड़ेगी। अगर ये कैलकुलेशन 20 mm से कम आती है तब ई मिनिमम की वैल्यू हमें 20 mm लेनी पड़ेगी। अगर इस स्टेप की वैल्यू 20 mm से ज़्यादा आती है तो फिर इससे जो कैलकुलेट होकर के वैल्यू आई है वो वैल्यू हम ई मिनिमम की वैल्यू को मानेंगे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि ई मिनिमम में इस स्टेप के द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू अगर 20 से ज़्यादा है तब ये लिया जाएगा, और अगर 20 mm से ये वैल्यू कम है तो फिर 20 mm ई मिनिमम का मान लिया जाएगा। तो इस तरह से हम ई मिनिमम जो है ज्ञात कर लेते हैं, यानी मिनिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू की गणना करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम। जो एक्सियली लोडेड हमने पहले प्रकार का कॉलम बताया था, एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम, तो इसमें शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम की जो डेफिनेशन में बताई थी, सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि कॉलम हमारा शॉर्ट है कि नहीं है। हम सिलेंडरनेस रेशियो निकालेंगे और सिलेंडरनेस रेशियो निकाल करके अगर वो 12 से कम है तो फिर वो कॉलम शॉर्ट है। तो एक कॉलम का शॉर्ट होना आवश्यक है। तो इस फार्मूले को लगाने से पहले हम ये जरूर चेक करेंगे कि जो दिया गया कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम होना चाहिए। उसके लिए उस फार्मूले में एल इफेक्टिव होता है, उसमें एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है। तो उससे हम ज्ञात करेंगे सिलेंडरनेस रेशियो और फिर उसका मान 12 से कम होना चाहिए, तभी वो शॉर्ट कॉलम होगा। तो शॉर्ट कॉलम अगर है और एक्सियली लोडेड है तब उस कॉलम की जो स्ट्रेंथ के लिए क्लाज 39.3 में एक फार्मूला कोड ने रिकमेंड किया है, और फार्मूला रिकमेंड करने की एक कंडीशन लगाई है कि इफ़ ई मिनिमम इज लेस देन और इक्वल टू 0.05 डी। ये भी बताया गया था कि शॉर्ट कॉलम आइडियल नहीं होता, उसमें एक स्मॉल अमाउंट में इसेंट्रिसिटी होती है और वो इसेंट्रिसिटी ई मिनिमम की वैल्यू जो है इससे कम होनी चाहिए 0.05 डी से। अगर इससे कम है तब जो है इस कॉलम की यानी एक्सियली लोडेड कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो इस फार्मूले से ज्ञात होगी, PU बराबर 0.4 इंटू FCK इंटू AC। AC मीन्स एरिया ऑफ कंप्रेशन कंक्रीट या एरिया ऑफ कंक्रीट, ये कंक्रीट का एरिया है प्योर, प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये स्टील का एरिया है, कंप्रेसर स्टील का एरिया। तो इस फार्मूले के द्वारा जो है हम सामर्थ्य ज्ञात कर लेते हैं। कोड में दिया हुआ है फार्मूला, एक डायरेक्ट फार्मूला है और इसमें और कोई डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इसमें एक चीज़ जानकारी के लिए बता दें, एक्सियली लोडेड कॉलम आइडियल कंडीशन, अगर हमारा कॉलम वास्तव में 100% आइडियल कंडीशन में है, यानी उसमें इसेंट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि जिसमें इसेंट्रिसिटी बिल्कुल ना हो, शून्य हो, उसी कॉलम को हम आइडियली एक्सियली लोडेड कॉलम कह सकते हैं। यानी आइडियल कंडीशन में एक्सियली लोडेड कॉलम। अगर ये आइडियल कंडीशन में है, इसेंट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है, तब SP16 यानी SP16 1980 में एक फार्मूला दिया गया है, PUZ इज इक्वल टू 0.446 FCK इंटू AC प्लस 0.75 इंटू FY इंटू ASC। यानी उसमें ये फार्मूला दिया है आइडियल कंडीशन के लिए, यानी जब कि उसमें इसेंट्रिसिटी बिल्कुल ना हो और 100% एक्सियली लोडेड कॉलम हो, तब उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। चूँकि इन प्रैक्टिकल केस कोई भी कॉलम आइडियली
एक्चुअली लोडेड नहीं हो सकता। कुछ न कुछ उसमें एसेंट्रिसिटी जरूर होती है अल्प मात्रा में, इसलिए कोई कॉलम आइडियल न होने की वजह से हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करते या कोई भी क्वेश्चन इसके द्वारा नहीं किया जाता है। केवल डेरिवेशन के लिए ही इस फार्मूले का उल्लेख किया गया है। अगर आइडियल कंडीशन है तब हम, अगर लिख ही दिया गया हो कि कॉलम इज आइडियली एक्सी लोडेड कॉलम देन कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ, तब आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखें, तब इस फार्मूले का प्रयोग हम नहीं करेंगे अगर एसेंट्रिसिटी इसमें बिल्कुल जीरो है। तो चूँकि कोई भी कॉलम आइडियल नहीं है, इसलिए हम उसमें इतनी एसेंट्रिसिटी मानते हुए, यानी ये मान लेते हैं कि कोई भी कॉलम जो कि जिसको कि कहा जा रहा है कि एक्चुअली लोडेड कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, तो उसमें इतनी एसेंट्रिसिटी को अलाउ करते हुए इसी स्ट्रेंथ को 10% रिड्यूस करके, इसी कॉलम की जो स्ट्रेंथ है आइडियल कंडीशन वाले कॉलम की, इस स्ट्रेंथ को 10% घटा करके, यानी 0.446 के स्थान पर 0.4 रख लिया, लगभग 10% है, एक्यूरेट नहीं, लगभग 10% इसकी स्ट्रेंथ कम करते हुए ये फार्मूला तैयार किया गया है। इसको 10% घटा दिया गया है, 0.75 को घटा दिया गया है, 0.67 कर दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारा वास्तविक कॉलम की सामर्थ्य के लिए ये फार्मूला है और हमें इसी फार्मूले का प्रयोग करना होता है, क्योंकि आईएस कोड में एक्चुअली लोडेड शॉर्ट कॉलम के लिए विद सम एसेंट्रिसिटी, जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसके लिए यही फार्मूला दिया गया है और इसी का हम प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग केवल तब किया जाता है जब उसमें टाई का प्रयोग, लेटरल रिइंफोर्समेंट के रूप में टाई का प्रयोग किया गया हो। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर हमारा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम है तो उसमें तो टाई ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर सर्कुलर कॉलम है तो भी उसमें टाई प्रयोग किए गए हैं, तब हम इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर सर्कुलर कॉलम में स्पाइरल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, तब उस केस में इसमें एडिशन होता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा ली जाती है। तो उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे उसके बारे में डिटेल से कि क्या क्या इसमें करना होगा। फिलहाल टाई का जिन कॉलम्स में प्रयोग किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ यही होती है, चाहे सर्कुलर कॉलम हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो और चाहे स्क्वायर कॉलम हो। तो इस तरह से ये सामर्थ्य ज्ञात करने का ये फार्मूला हो गया। अब इसमें हम एसेंट्रिसिटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, इनकी अगर हमको जानकारी है तो हम बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारी एसेंट्रिसिटी जो है 0.05D से कम रहेगी कि नहीं रहेगी, यानी एक्चुअली लोडेड शॉर्ट कॉलम की कंडीशन पूरी होगी अथवा नहीं होगी। इसके लिए देखिए, एज पर आईएस कोड हमको मालूम है कि ई मिनिमम का मान मिनिमम कितना है, 20 mm होता है। तो ई मिनिमम का मान जो यहाँ कोड में ये भी दिया गया है कि 0.05D से कम होना चाहिए, इससे कम या बराबर होना चाहिए। तो ये ई मिनिमम की जगह में 20 mm लिख लिया, तो 20 mm शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.05D। इसको जब हमने सॉल्व किया, 0.05 को नीचे यहाँ ला करके भाग लगा दिया, भाग लगाने से ये संख्या हमारी 400 हो गई। तो D का मान क्या हो गया, D मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 400। तो यहाँ से निकल के आया हमारा रिजल्ट कि D की वैल्यू जो है 400 मिलीमीटर से अधिक या बराबर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन के लिए हमारे ये आवश्यक है कि अगर D यानी जो इसकी भुजा है कॉलम की वो 400 मिलीमीटर से अधिक है तो हमारा कॉलम एक्चुअली लोडेड ही माना जाएगा। ये उसी के लिए आवश्यक है। हम केवल भुजा की माप को चेक कर लें कि ये 400 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 400 मिलीमीटर से अधिक या बराबर तक हो सकती है। तो ये हमारी एसेंट्रिसिटी की कंडीशन पूरी होगी। इसी को हम प्रभावी लंबाई के पदों में या अनसपोर्टेड लेंथ के पदों में भी हम ड्राइव कर सकते हैं। यही फार्मूला फिर से लिखते हैं, ई मिनिमम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0.05D। ई मिनिमम की जगह हमने जो कोड में फार्मूला दिया है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, L/500 + D/30, और ये 0.05 को हमने 1/20 लिख लिया। 0.05 को जो है हम D/20 लिख सकते हैं, 1/20। तो ये D/20 लिख लिया। अब हमने इस पद को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इधर केवल L/500 बचा।
इधर dy20 माइनस dy30, इसको सॉल्व किया तो ये dy60 आ गया। अब इसमें यहाँ पर हमने 60 को इधर ले आए तो 60/500 ये रेशियो निकाला तो ये 0.12 हो गया, तो 0.12 L इधर आ गया और ये D आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि D मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू, क्योंकि ये इस साइड में है, जब रिवर्स करके लिखेंगे तो D मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.12 L। तो हमारे पास ये दो निष्कर्ष हैं कि अगर D जो है लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम ये अनसपोर्टेड लेंथ का 0.12 गुना से अधिक है तो भी हमारा कॉलम जो है एक्सियली लोडेड की सीमा में आ जाएगा, और उसके लिए ऊपर वाला ही फार्मूला प्रयोग है। तो हम यही दो चेक डायरेक्ट लगा दें तो हमको एसेंट्रिसिटी के अलग से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये प्रैक्टिकली इसको यहीं से चेक कर लें कि भुजा 400 से अधिक हो अथवा इससे अधिक हो, यानी डी की वैल्यू इन दोनों में से इससे भी अधिक होनी चाहिए और इससे भी अधिक होनी। अगर हमको एल नहीं मालूम है तो केवल इससे हम चेक कर लेंगे, एल मालूम है तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में मैं बेसिक एजम्पशंस एडॉप्टेड इन कॉलम डिज़ाइन इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही इसके एक दो एग्जाम्पल लेकर के हम उनको सॉल्व करके उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो तक। थैंक यू।